नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही राजनीति पर है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली पड़ा हुआ है और इसके लिए चुनाव हो रहा है। एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब इंडिया गठबंधन ने तेलंगाना के केवी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया है। मतलब अब उपराष्ट्रपति पद पर दक्षिण भारत के दो चेहरों के बीच मुकाबला होना तय है। इससे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का परिचय सांसदों से कराया। सूत्रों ने बताया कि पीएम ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए कहा कि वो ओबीसी समाज से जमीनी नेता है, सहज है और सबसे बड़ी बात, ये राजनीति में खेल नहीं करते। इसका मतलब क्या, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने राधाकृष्णन का स्वागत भी किया। उधर जस्टिस रेड्डी के नाम के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। सर्वसम्मति से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया। ऐसे में जब दोनों चेहरे दक्षिण भारत से आ गए हैं तो दक्षिण के दलों के बीच पशुपेश पैदा हो गई है। जिस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने वाईएसआरसीपी ने कल एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया था, अब वो वोटिंग से गैरहाजिर रहने पर विचार कर रही है। क्योंकि हमारे देश में सियासत का आधार मेरिट कम रहा है और जाति, दल, भाषा, क्षेत्र जैसे मापदंडों पर राजनीतिक फैसले ज्यादा उचित तरह होते हैं। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव के 782 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में बहुमत की बात अगर करें तो सरकार के समर्थन में कल तक करीब 487 सांसद दिख रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास कुल 355 सांसदों का समर्थन दिख रहा है, यानी करीब करीब 70 सांसद एनडीए के पास ज्यादा है। बहुमत के लिए 392 वोट चाहिए। 9 सितंबर को चुनाव होना है और अभी 3 हफ्ते बाकी है। तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता सरकार की जीत को मुश्किल बनाने वाली है, या फिर उपराष्ट्रपति पद के चुनावी दंगल में दक्षिण के दल कुछ नया गुल खिलाने की सोच रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। संसद में सरकार सत्र चला रही है। सड़क पर विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ अभियान, लेकिन इसी घमासान के बीच एक और चुनाव होने वाला है जहां उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने चेहरे का ऐलान कर दिया। एनडीए ने 2 बार के सांसद पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उनका स्वागत सत्कार किया तो इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बैठक करके सर्वसम्मति से पूर्व लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जज बीएस सुदर्शन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। We are fielding him as a vice president candidate. बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इस चुनाव में इंडिया अलायंस और विपक्षी लोग जीत के आएंगे। People who believe in the democracy and it has to be upheld will definitely vote for the opposition candidate, Mr. Sudarshan Reddy. The Aam Aadmi Party is also on board. विपक्षी दलों का दावा है कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, सभी दलों के अंदर गोवा के पूर्व लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन मिलेगा। वैसे दोनों पक्षों के उम्मीदवारों की तुलना की जाए तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन 68 वर्ष के हैं, इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी 79 साल के। राधाकृष्णन का जन्म, शुरुआती पढ़ाई तमिलनाडु में तो सुदर्शन रेड्डी का रंगारेड्डी में हुआ। राधाकृष्णन ने बीबीए की पढ़ाई की और जस्टिस रेड्डी ने एलएलबी की। राधाकृष्णन इससे पहले गवर्नर थे तो जस्टिस रेड्डी गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। राधाकृष्णन कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं तो जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो जस्टिस रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। एनडीए ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का ऐलान 17 अगस्त को किया और इंडिया गठबंधन ने 21 अगस्त को जस्टिस रेड्डी के नाम की घोषणा की। ओबीसी राधाकृष्णन के मुकाबले मैदान में उतरे जस्टिस रेड्डी का राजनीतिक रुझान नहीं रहा है, लेकिन उनका मानना है कि वे देश की 60% जनता के उम्मीदवार हैं। इंडिया ब्लॉक की ओर से उपराष्ट्रपति पद चुनाव में जस्टिस रेड्डी के नाम के ऐलान के साथ तय हो गया कि अब की बार उपराष्ट्रपति पर दक्षिण का दम दिखने वाला है और चूंकि इस चुनाव में सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, इसलिए क्रॉस वोटिंग की उम्मीद भी दोनों पक्षों को है। 3 days back,
Rajnath Singh ji, Honorable Defence Minister from NDA, called our party president Jagannath Reddy ji and requested for support of YSR Congress Party support to the Vice President election. And after discussing with our senior leaders, our party president has taken a decision. Now, since the election is inevitable, we will be supporting NDA candidate. वैसे तो उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालते हैं, लेकिन इस बार चूंकि दंगल दक्षिण के दो धुरंधरों के बीच है, तो उनमें जाति, क्षेत्र, दल, विचार तमाम फैक्टर काम कर रहे हैं। ऐसे में 9 सितंबर को जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, तो लोकसभा के 543 सदस्यों में से 542 सदस्य वोट डालेंगे, क्योंकि एक सीट खाली है। इसी तरह राज्यसभा के 245 में 240 सदस्य वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ 5 सीट खाली है। 782 सांसदों के निर्वाचक मंडल में जीत का आंकड़ा 392 होगा, जबकि एनडीए को लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 113 सदस्यों की ताकत हासिल है। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि विचारधारा की लड़ाई देश के कई सांसदों का साथ जस्टिस रेड्डी को मिल सकता है, और इसी उम्मीद के भरोसे इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। प्रीति चौधरी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इंडिया अलायंस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दरअसल ये विचारधारा की लड़ाई है और इसीलिए उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को इस लड़ाई के लिए चुना है। और वो ये विचारधारा की लड़ाई कैसे हो गई और क्या सिर्फ यही मापदंड पर वोटिंग होगा वाइस प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव में, इसी सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, डॉक्टर एएस राव प्रवक्ता है टीडीपी के, क्योंकि माना जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी एक जमाने में टीडीपी सरकार के भी काफी नजदीकी माने जाते थे। वो गवर्नमेंट के लीडर रह चुके हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जहां तक हमारी जानकारी है उन्होंने इस टीडीपी सरकार के लिए काम भी किया हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो टीडीपी की भूमिका क्या होगी उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। डॉक्टर पी पुल्ला राव पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। 3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की घोषणा से उपराष्ट्रपति चुनाव में अब मुकाबला कड़ा हो गया है? हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे एनडीए के पक्ष में ज्यादा वोट नजर आ रहे हैं, ज्यादा सांसद उनके पक्ष में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से इकट्ठा होकर एक कैंडिडेट एनडीए के सामने रखा हुआ है, क्या मुकाबला अब कड़ा हो गया है? दूसरा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव इंडिया घटक दलों के बीच एकजुटता की परीक्षा है? क्योंकि पहली बार यह भी देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस के घटक दल नहीं है, आम आदमी पार्टी या बाकी दल, वो भी विपक्षी एकता के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो क्या इनकी यह परीक्षा रहेगी? और तीसरा सवाल, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसद अपने दलों की पसंद से ही वोट करेंगे? क्योंकि अब आंध्र प्रदेश से सुदर्शन रेड्डी यहां पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश की पार्टियां क्या करती है उस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी इस पूरे मामले को लेकर। शुरुआत मैं करना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम। दावा यह किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने कैंडिडेट डाला उसके बाद आपको लग रहा था कि शायद अपोजिशन पार्टीज के पास उस तरीके का कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा। डीएमके मांग कर रही थी कि आप कोई तमिलनाडु से कैंडिडेट दीजिए, इसरो के एक साइंटिस्ट का नाम भी उन्होंने इस बारे में सजेस्ट किया था, अन्ना दुराई का, तुषार गांधी का नाम एनसीपी की तरफ से सजेस्ट किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार हमने देखा कि सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ खड़ी होती नजर आ रही है और इसे विचारधारा की लड़ाई भी कहा जा रहा है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात कि इस तरह के इलेक्शन में जहां बिल्कुल साफ संकेत अपोजिशन पार्टी के है, वो उनके कैंडिडेट जो है प्रत्याशी हारेंगे, ऐसे में कंसेंसस हो तो देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर भी बिकॉज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है, उनका विचार था कि हमारे एक अपोजिशन के कैंडिडेट भी खड़े होने चाहिए, उन्होंने खड़ा किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इससे खड़ा करने से कोई भी राजनीतिक लाभ होगा या फिर कोई इस तरह के देश में कोई इससे कोई फायदा होने वाला है। अगर ये कंसेंसस से होता तो उससे बेटर आउटकम होता, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है, ये जानते हुए भी कि पिछले कई इलेक्शन में देखिए, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, इस तरह के जब भी इलेक्शन हुए तो उनकी हार पक्की थी और पक्की हुई। ऐसे में फिर से एक बार इस तरह का जो आजमाना अपने आप को, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई
बहुत ही राजनीति को अच्छा फैसला है, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, मुझे किसी तरह का संदेह नहीं है। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनके वोट्स पक्के हैं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आपने खुद ही कहा है कि 71 वोट्स अभी हमारे ज्यादा है। आगे आने वाले दिनों में कई दल ऐसे हैं जो कि अपने दल बदल के एक कंसेंसस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वो एनडीए के कैंडिडेट की तरफ वोट झुकाव रहेगा और वोट भी देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई इसमें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ अफसोस जरूर है, इस बात का अफसोस है कि एक अच्छा मौका था, कंसेंसस कैंडिडेट होता, एनडीए ने फैसला लिया था, नंबर्स उनके पास कंसेंसस क्यों नहीं हो पाया, ये मुझे सुरेंद्र राजपूत से जानना है, कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि क्यों कंसेंसस नहीं हो पाया। लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे एक जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि कल तक तो वाईएसआरसीपी ने साफ कह दिया था कि आपको सपोर्ट किया जाएगा, जगनमोहन रेड्डी कह चुके थे। उसके साथ साथ बाकी पार्टियां भी आपके साथ में खड़ी नजर आ रही थी, टीडीपी के भी वहां पर लोग नजर आ रहे थे। क्या आज जिस तरीके से आंध्र प्रदेश से सुदर्शन रेड्डी का नाम डिक्लेयर किया गया है, आपको लगता है कि वाईएसआरसीपी आपके साथ में रहेगी? क्योंकि खबरें यह आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, और इससे पहले भी हम ये कई बार देख चुके हैं कि पार्टी या अलायंसेस के आगे जाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कई बार हो जाते हैं। प्रतिभा पाटिल को शिवसेना ने समर्थन दे दिया था, प्रणब मुखर्जी को टीएमसी ने समर्थन दे दिया था। तो कहीं वो डर तो नहीं है कहीं पर वाईएसआरसीपी अब जैसे खिसक रही है, या उस तरीके से तो कहीं डर नहीं है? देखिए, कोई खिसक नहीं रहा साहिल जी, बिल्कुल साफ संकेत है, नंबर्स बिल्कुल हमारे पक्ष में है, आंकड़े सामने हैं, आपने भी उस आंकड़े को दोहराया है। मैंने तो ये कहा कि आगे आने वाले दिनों में जब और उनको इस बात का अपोजिशन कैंप में अंदाज हो जाएगा, तो कई अपोजिशन कैंप के लोग आज जो उनके साथ खड़े थे वो भी वापस हमारी तरफ आएंगे और कहेंगे, वो भी शायद उनसे आग्रह करेंगे कि कंसेंसस हो तो बेहतर है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन जहां पर आपको हार बिल्कुल निश्चित है आपकी, तो उसको कंसेंसस में सुनिश्चित किया जाए तो बेटर रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन चाहे टीडीपी हो, चाहे वाईएसआर हो, चाहे बीजेडी हो, चाहे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इनके इंडी ब्लॉक के मेंबर नहीं है, वो लोगों ने ऑलरेडी हमें अपना समर्थन दे दिया है और आने वाले दिनों में इंडी ब्लॉक के कई लोग टूटकर एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बीजेपी को अभी भी उम्मीद है सुरेंद्र राजपूत की जो विपक्षी एकजुट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज अनाउंस किया गया कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ में है, जो लेफ्ट पार्टीज है उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि इंडिया अलायंस के बाहर के दल भी जो विपक्षी है वो इन कैंडिडेट के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि कंसेंसस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी के नेता कोशिश कर रहे थे कि कंसेंसस हो जाए, एक ही कैंडिडेट को समर्थन मिल जाए, और दूसरा क्या सोचकर ये कैंडिडेट चुने गए हैं जो साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, क्योंकि कई नाम निकल रहे थे। तुषार गांधी का नाम मैंने सुना सजेस्ट किया गया था, भालचंद्र मुनगेकर का नाम सजेस्ट किया गया था। तो ये कहां से ये नाम आ गया और किस तरीके से ये कंसेंसस नहीं हो पाए, जरा उस पर प्रकाश डालिए। साहिल भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट मैं साफ साफ कहूं। पहली बात तो यह है कि कंसेंसस भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लाठी तंत्र से हाँकना चाहती है, बहुमत की भीड़ से हाँकना चाहती है। लोकतंत्र में सरकार जरूर बहुमत से बनती है, लेकिन सरकारें सर्वानुमति से चलती हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में और राज्यसभा में अपना लाठी तंत्र बहुमत का चला रही है, उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। बहुत साफ सी बात है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोगों को धनखड़ जैसा उपराष्ट्रपति चाहिए जो राजनीतिक हो, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर सारे राजनीतिक दलों को एक शख्स चाहिए जो शख्स निर्विवाद हो, जो शख्स कानून का जानकार हो, जो शख्स लोकतंत्र को लोकलाज से चलाना जानता हो, तो लोग भी सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ जाएंगे। साफ सी बात है, बहुत क्लियर बात करते हैं एकदम, न दाएं न बाएं। आपको ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिसके खिलाफ विपक्ष एक बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की सोच रहा हो और उसके बाद सत्ता पक्ष ने उसको लगभग दबाव देकर के इस्तीफा दिया हो। अगर लोगों को धनखड़ जी जैसा राष्ट्रपति चाहिए तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक आदमी है राधाकृष्णन जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्पष्ट कार्यकर्ता हैं, साफ साफ ओहदेदार रहे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी का ही अगर एक कोई आदमी चाहिए जो मोस्ट ऑनरेबल, मोस्ट हम्बल करता रहे, कल की डेट में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी थैंक्स लेटर में, और अगर लोगों को एक कानूनविद चाहिए जो राज्यसभा को, अपर हाउस को राज्य की क्या नाम राज्यसभा की तरह से चला सके, कानून का ज्ञाता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, लोकायुक्त रहा हो, असम का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, और तमाम सामाजिक काम करते रहे हो और संविधान की ज्ञान हो, तो देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, वो चाहे भाजपा के हो, चाहे अन्य दलों के हो, और चाहे हमारे इंडिया गठबंधन के हो, तो निश्चित तौर पर वो लोग जो हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी साहब को चुनेंगे। अब बात आती है कि ये क्या नाम सर्वानुमति क्यों नहीं हुई। हम तो कहते हैं सर्वानुमति आज भी हो जाएगी। जफर भाई मोदी जी को समझा दे, शाह जी को समझा दे, बड़े करीबी हैं, जाके समझाएंगे। राजपूत जी देखिए, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के जो आपके उम्मीदवार हैं उस पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार ने बी सुदर्शन रेड्डी ने जो जजमेंट दिया था सलवा जडूम के खिलाफ, उसके वजह से नक्सलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई थी वो कमजोर हुई। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए उन्होंने दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ट्राइबल यूथ के हाथ में बंदूकें देकर नक्सलाइट्स के खिलाफ उनको लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, उसे सलवा जडूम कहा जाता था, उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं चलेगी, यह फैसला दिया गया था और इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया हुआ है। सुनील राजपूत, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले जो होते हैं कानून के आधार पर होते हैं, सरकार की मंशा के आधार पर नहीं होते हैं। रमन सिंह की सरकार ने सलवा जडूम के नाम पर जिस तरीके से वहां मानवाधिकारों की हत्या की थी, वहां के लोगों की हत्या की थी, वहां के निर्दोष नागरिकों को मारा था, वहां के निर्दोष नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, मुझे याद है अच्छी तरीके से। सलवा जडूम के नाम पर जिस तरीके से निर्दोषों की हत्या वहां पर की गई थी, विनोद वर्मा जैसे शख्स को, मानवाधिकार कार्यकर्ता को बगैर किसी बात के अंदर रखा गया था, मैं तो नाम लेकर के बता रहा हूं, तो उसके खिलाफ अगर उन्होंने कोई कानून सम्मत और विधि सम्मत फैसला दिया था तो वो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को 2-2 टके के ट्रॉलों से पूछना चाहता हूं कि जब सलवा जडूम के खिलाफ फैसला आया था तब उनके मुंह में क्या दही जम गई थी? आज के लिए वो इंतजार कर रहे थे कि सलवा जडूम के फैसले का हम विरोध तब करेंगे जब बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अगर ये इतने ही ज्यादा सलवा जडूम के पक्ष में थे तो सलवा जडूम के बाद रमन सिंह की सरकार चुनाव हार क्यों गई थी? भूपेश बघेल चुनाव जीत गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सैयद जफर इस्लाम, फैसला दिया था, इस चीज को मानिए जी। सुप्रीम कोर्ट के जज के एक फैसले को 2011 के फैसले को यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका यह फैसला कि जिसमें उस वक्त की यूपीए सरकार को उन्होंने निशाना बनाया था और कहा था कि जो विदेशों में काला धन छुपाया गया है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो राजनीति तो शुरू हो चुकी है और ऐसे में आप सोच रहे कि कंसेंसस हो पाएगा? कांग्रेस कह रही है कि आप ही की वजह से कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। सर देखिए, कंसेंसस की जहां तक बात है, एक मिनट पर मैं आता हूं आपके पास। राजपूत जी एक बार प्रतिक्रिया ले लें उनकी, इस ट्वीट को लेकर उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बोलिए। तो मैं देखिए, ये इस तरह की बातें पॉलिटिकल स्पेस पे चलती रहती है, वो इस डिबेट के लिए रेलेवेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि जब भी कंसेंसस की बात आप करते हैं तो कंसेंसस में देखना पड़ता है कि जब रूलिंग पार्टी जिसके पास नंबर है उसने फोन घुमाया कि नहीं और लोगों से बात की कि नहीं। तो आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी ने हर पार्टी के सीनियर लीडर को, वहां के जो सबसे प्रमुख लीडर है उसको फोन किया और कहा कि एक कंसेंसस हो जाए, सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन उसमें इन लोगों के मंशा ही नहीं थी, हार जानते भी कि हारेंगे, जमीन में पकड़ नहीं है, फिर भी नंबर भी नहीं, फिर भी जानते हैं कि हारने के बावजूद ये अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते थे। अभी इन्होंने टीका टिप्पणी की अभी सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में, जो कि एनडीए के वीपी कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मुझे पूछना है कि भाई ये तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, एमपी भी थे और उसके बाद कैंडिडेट भी बने। कोई आप जरा बताइए, मीरा कुमार को आपने जब बनाया था कैंडिडेट तो वो कहीं और पार्टी से थी? आपके मंत्री नहीं थे क्या? आपके प्रणब मुखर्जी आप में मंत्री नहीं थे क्या? ज्ञानी जैल सिंह जब आपने प्रेसिडेंट बनाया तो वो आपके पार्टी के नहीं थे? तो इस तरह की बातें कह के अपने आप को और हल्का करते हैं और इस पर समझ में आता है कि इनकी मंशा किसी तरह से भी
कंसेंसस की थी ही नहीं। ये जो है कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच इनका है, और देश की जनता समझ चुकी है कि इनके जैसे लोगों को ना तो कभी आशीर्वाद देना है, ना तो कभी समर्थन इनको देना है। इसीलिए आज ये लोगों का विश्वास राहुल गांधी खो चुकी है, पूरी अपोजिशन खो चुकी है, और इसको आशीर्वाद भी नहीं मिल रहा। बिहार में इस तरह की जो चपल पकड़ कर रहे हैं वो, उनसे ना उनको कोई फायदा होने वाला, जमीन खिसक चुकी है। ये राजपूत जी भी जानते हैं और इनकी पार्टी के मुखिया भी जानते हैं। अब ऐसे में अच्छा होता कि अपनी हार, और बिहार की हार से पहले एक और हार जो है इनको नसीब होगा। अभी 90 बार तो हार चुके हैं राहुल गांधी, 91 बार सोच रहे थे जो बिहार की हार होगी, लेकिन अब देखिए इसमें भी हार इनको। सुनील राजपूत, आपका जवाब, तो हारों का माला पहनना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हारों का माला पहनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में इस बात को भी अंडरलाइन किया है कि सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं। यह भी अंडरलाइन किया है उन्होंने एनडीए की मीटिंग में। अरे तो अब सीपी राधाकृष्णन भी ओबीसी समाज से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी समाज से आते हैं, और उसके बाद भी जाति जनगणना का ये लोग विरोध करते हैं। भाई आप मेरी बात को समझिए ना। और उसके बाद बताते हैं ओबीसी क्या होता है, जब चुनाव का वोट लेना होता है तब ओबीसी याद आ जाता है। सुन लीजिए ना सर, अब आप देखिए सर्वानुमति, जब आप अपना कैंडिडेट बना लेते हैं तब लोगों को फोन करते हैं। कैंडिडेट अगर आपको सर्वानुमति करनी थी तो कैंडिडेट बनाने से पहले फोन करना चाहिए। और हम तो मानते हैं राष्ट्रपति का पद आपका, आप लोकसभा के अध्यक्ष का पद आपका, लोकसभा का उपाध्यक्ष आप पिछली 3 उसमें आज तक नहीं बना पाए, आज तक लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं दिया। विपक्ष को देना चाहिए, और लगातार परंपराएं हैं, लेकिन विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। जो लोग इतने छोटे मन के लोग हों और अपना कैंडिडेट बनाने के बाद सर्वानुमति के लिए फोन डायल करते हो, भाई कैंडिडेट से पहले आप करते ना। और मैं तो कहता हूं सर्वानुमति आज भी हो जाए। नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम बाकी सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम तकनीकी आधार पर भी और मेरिट के आधार पर भी श्री बी सुदर्शन रेड्डी को चुन ले उपराष्ट्रपति। हम सर्वानुमति के लिए तैयार हैं, लेकिन यह सर्वानुमति बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, राजनीतिक सुनील राजपूत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बी सुदर्शन रेड्डी सचमुच में एक नॉन पॉलिटिकल चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि 2013 में जब उनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया था गोवा में, तब मनोहर पर्रिकर के कहने पर वो काम करते, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था, और आज कांग्रेस के ही कैंडिडेट बन चुके हैं वो, यानी इंडिया अलायंस के ही कैंडिडेट बन गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सुरेंद्र जी राजपूत जी के जो मुखिया है पार्टी के, वो बिहार में घूम रहे हैं, इसलिए हमारे साथी बैठे हुए हैं, टीडीपी के साथी भी आंध्रा के कारण ये लोग उनको देना समर्थन दे। ऐसा है डॉक्टर राव, डॉक्टर राव, नहीं, एक मिनट, जरा एक सेकंड। ये देखिए लाइव डिबेट में एक मिनट लाइव डिबेट में डायरेक्टली टीडीपी से अप्रोच किया जा रहा है। डॉक्टर एएस राव, आपको याद होगा नंदियाल का चुनाव, पीवी नरसिंह राव जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके खिलाफ टीडीपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था कि तेलुगु बिड्डा बन रहा है प्राइम मिनिस्टर, और इस बार एक बार फिर आंध्र प्रदेश से यहां पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। और आप एनटी रामाराव, मैंने सुना कि एनटी रामाराव की बायोग्राफी उन्होंने रिलीज की थी बी सुदर्शन रेड्डी जी ने। जब आपकी सरकार थी तब आपके गवर्नमेंट लीडर की तरह आपके काम करते थे, तो आपसे नजदीकी भी है। तो देखिए डायरेक्टली कांग्रेस आपको अप्रोच कर रही है यहां पर। डॉक्टर राव नमस्कार, साहिल जोशी जी आपको और सभी मेरे सभी पार्टी के मित्रों को भी नमस्कार, और जो भी आज तक चैनल देख रहे हैं सभी प्रेक्षकों को भी नमस्कार। जहां तक सवाल है कि उपराष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन के द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी को अनाउंस कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन जी बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, राज्यसभा एक एमपी रह चुके थे, और वो एक बीबीए पढ़ चुके थे, एक क्वालिफाइड आदमी है, और आरएसएस के एक साउथ इंडिया के आरएसएस के एक बड़ा भी है, एक बिगर फेस है। तो इससे इंडिया गठबंधन को जो साउथ इंडिया में जो इंडिया गठबंधन को आने वाले चुनाव में और आने वाले तमिलनाडु में आने वाले इलेक्शन आने वाले हैं, तमिलनाडु में राज्य सरकार के इलेक्शन में भी बहुत ही मदद हो सकती है। और साउथ इंडिया पे
कैंडिडेट को इंपॉर्टेंस दिया, ये सब ये लगता है। और ये इंडिया गठबंधन में वी आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन के लोग हैं बोल के हम भी कंपल्सरी पूरा इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन जी को फुल्ली हार्टली सपोर्ट करते हैं। ये भी ऐसा नहीं मानेंगे सुदर्शन रेड्डी जी बिलोंग्स टू हमारे आंध्र प्रदेश वो तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में भी फायदा हो जाएगा। नहीं आप जैसा आप कह रहे थे तेलुगु बिड्डा हो या कोई भी हो। सर देखिए ना, मैं तो अपने साथी से कह रहा हूं, तेलुगु बिड्डा के नाम पर अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतिहास, आंध्रा के इतिहास को कलंकित करेंगे। आज की डेट में आपको अपना उपराष्ट्रपति चुनने की बारी आई है और आप आरएसएस का उपराष्ट्रपति चुन रहे हैं, जिस आरएसएस के खिलाफ लगातार आप लड़ते रहे। डॉक्टर राव बताइए क्या कहना चाहता हूँ। सुनिए तो 1-2 मिनट सुनिए। ये देखिए हम वी आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन में गठबंधन की कुछ नीति होती है, जो गठबंधन के जो पार्टियां सब मिलकर एक यूनिलैटरली एक कैंडिडेट को सिलेक्शन कर दिया गया है। बाद में आप एक दिन पहले तुषार गांधी जी का नाम लेते और बाद में बालचंद्र मुंगेकर का नाम लेते। हर एक घंटे को ना कैंडिडेट का नाम बदलते रहते आप। और आप एक दूसरा गेम खेलना चाह रहे हैं कि क्यों तो साउथ के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन बिलोंग टू साउथ इंडिया, तो इसलिए आप क्या करना चाह रहे हैं, सुदर्शन रेड्डी जी का नाम सामने ला लिए। आपको भी सुदर्शन रेड्डी से क्या दुश्मनी है? आपकी नियत इसमें क्लियरली दिख रही है, तेलुगु बिड्डा बन रहा है। ये बात तो सही है सुरेंद्र राजपूत, आपके दिमाग में दक्षिण से कैंडिडेट देने की बात नहीं आई थी। जैसे ही बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया, उसके बाद आपने भी लुक साउथ करना शुरू कर दिया। नहीं, तब तक तो आपको दक्षिण की याद नहीं आई थी। आपके स्टेट नहीं, देखिए साहिल छोड़कर कैंडिडेट को छोड़कर देखिए साहिल भाई, ये आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, तो डॉक्टर राव सही है, लेकिन हमने पहली बार और आखिरी बार नाम दिया है। मैंने पहली बार और आखिरी बार नाम दिया। आपके सूत्र बता रहे होंगे तुषार गांधी का नाम कभी नहीं था। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि कोई चर्चा नहीं थी। जिस वक्त हमने चर्चा की और उसी वक्त हमने मीटिंग की और हमने बी सुदर्शन रेड्डी साहब को किया। और आज की डेट में तेलुगु बिड्डा को अगर नहीं करते, तेलुगु प्राइड को अगर नहीं करते तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु देशम कम से कम ये बात तो अच्छी है जवाब मांगेगी कि जो राजनीति उत्तर भारत के नेताओं से, उत्तर भारतीय नेताओं से प्रभावित होती है, वहां पर दक्षिण भारत के नेताओं को अहमियत देने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पर डॉक्टर पी पुल्ला राव, आपकी नियत क्या है, ठीक है, देश की जनता देख रही है आज। पहले एक बात है डॉक्टर राव, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। डॉक्टर पुल्ला राव, आपके पास मुझे इसी बात को लेकर आना है कि आखिरकार दक्षिण की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन क्या डीएमके इसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि डीएमके ने अपना एक कैंडिडेट चॉइस दिया हुआ था, तो अपोजिशन में ये यूनिटी बनी रहेगी, आपको लगता है? नहीं, एक बात है, अभी हमारे जफर इस्लाम साहब बताया कंसेंसस, ये कैंडिडेट सिलेक्शन के पहले कंसेंसस सर्च करने पड़ेगा। कैंडिडेट अनाउंसमेंट के बाद हमारे कैंडिडेट सपोर्ट करने के ये नकली कंसेंसस एफर्ट है, अच्छा नहीं है। सेकंड पॉइंट ये याद रख दीजिए, आर वेंकटरामन बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है, यह है वो प्रेसिडेंट का खड़ा रहा, उस समय भी डीएमके नहीं सपोर्ट किया। वो बोला हम तमिल, सिर्फ तमिल है, वो पॉइंट एक है, लेकिन वो क्या किया? अब ये कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनडीए का अच्छा आदमी है, लेकिन इतना पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट है, इतना पॉलिटिकली वो बड़ा कैंडिडेट है तमिलनाडु से तो नहीं है। वो अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, वो खड़ा रहा। 1998 एडीएम के सपोर्ट से वो एमपी हो गया, 1999 डीएम के सपोर्ट से एमपी हुआ। बस सारे पर इंटरप्शन आप जो कह रहे हैं ना, कैंडिडेट के सिलेक्शन का पहले कंसेंसस बोल के आप बोल रहे हैं ना, जब एक इंडिया गठबंधन को बहुमत सिद्ध है, उनके पास सफिशिएंट मेजॉरिटी रहने के बाद कंसेंसस बिफोर सिलेक्शन द कैंडिडेट कंसेशन का सवाल ही नहीं उठता। कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पूरे लीडरों को अप्रोच करे, सबको विनती कंसेंसस करने के लिए सबको रिक्वेस्ट करे, सबको कंसेंसस के लिए सबको बोले, और उसके बाद एक बात है वह कैंडिडेट के बाद वह सपोर्ट सीख किया, वो कैनवसिंग है, वो कंसेंसस नहीं है, कैनवस कर रहे हैं उनका कैंडिडेट के लिए। चलिए, कंसेंसस अभी नहीं होगा, ये बात तो तय हो चुकी है।
डॉक्टर राव और डॉक्टर पुल्ला राव दो, ये अभी तो तय हो चुका है कि अब तो कंसेंसस होगा नहीं, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। और एक बात है ये क्या ठीक है, ये क्या सब ठीक हो रहा है, ठीक है। साहिल जी, देश के जनता के सामने ये विपक्ष गठबंधन हमेशा, इससे पहले कोई भी चुनाव आता है, इनको मालूम है, इनको क्लियरली मालूम रहने के बावजूद भी यहाँ इनको बहुमत नहीं है, इनको इलेक्शन जीतने के लिए प्रेसिडेंट हो। लेकिन डॉक्टर राव जरा मुझे आशुतोष को इस डिबेट पे लाना है, क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग के दौरान दिया। डॉक्टर राव जरा चर्चा आगे बढ़ाते हैं अभी, क्योंकि कंसेंसस तो नहीं हो पाएगा, ये चर्चा में भी हमने देख लिया और उससे पहले भी हमने देख लिया, क्योंकि अभी दोनों तरफ से कैंडिडेट आ चुके हैं। लेकिन आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों के सामने भाषण दिया, उसमें उन्होंने जो सीपी राधाकृष्णन है उनको इंट्रोड्यूस कराया, और उसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने रखी है कि ये राजनीति में खेल नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जब सीपी राधाकृष्णन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये राजनीति में खेल नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब निकालते हैं? देखिए साहिल, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, एक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये कन्फेस कर लिया है कि उनके पहले के जो उपराष्ट्रपति थे वो राजनीति में खेल करते थे। ये सेल्फ कन्फेशन है प्रधानमंत्री जी का, और अब वो वायदा कर रहे हैं कि जो काम धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति के रहते हुए किया, या उसके पहले जो बंगाल के गवर्नर के रहते हुए किया, अब उस तरीके का काम राज्यसभा के अंदर नहीं होगा। अगर ये बात है तो ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, और कम से कम प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीति में खेल करने का नतीजा ये होता है कि अंत में देश के उपराष्ट्रपति को अचानक इस्तीफा देना पड़ता है और वो गायब हो जाते, किसी को पता नहीं चलता। तो मैं उसको उस नजरिए से देखता हूं। लेकिन एक चीज मैं ये समझना चाहता हूं कि चुनाव की लोकतंत्र के अंदर चुनाव से क्यों डरना, सर्वानुमति की कोशिश क्यों करना? अरे लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव की वजह से जिंदा है। आप दो विचारधाराएं एक दूसरे से टकराने दीजिए। सर्वानुमति बनाने का मतलब तो यह है कि सारे लोग अपनी विचारधारा के छोड़ के कैंडिडेट के पीछे खड़े हो जाए। मुझे ये तो उचित नहीं लगता। मुझे लगता है कि, और अगर सर्वानुमति बनानी ही है, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? इंडिया अलायंस इसे विचारधारा की लड़ाई कह रही है, लेकिन क्या यह विचारधारा की लड़ाई है? इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई। सीपीआर का जो मतलब सीपी रामचंद्रन जी का जो पूरा करियर, वो आरएसएस का करियर है, वो हिंदुत्ववादी है, वो बिल्कुल वही बातें कहेंगे, वही बातें करेंगे जो नागपुर में कही जाती है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है, इसमें कहां दो राय है? तो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर दो विचारधाराएं एक दूसरे से टकरा रही हैं तो लोकतंत्र के अंदर तो यही तो खूबसूरती है। अन्यथा तो तानाशाही होगी, और तानाशाही में आप जानते हैं कैसे वहां पे सर्वानुमति बनाई जाती है और कैसे सर्वानुमति का नाटक ड्रामा किया जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि रामचंद्रन जी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक गुड कैंडिडेट, और अच्छे आदमी माने जाते हैं। वो अच्छे आदमी माने जाते हैं। वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड उस तरीके का नहीं है जैसे कि इसके पहले जगदीप धनखड़ जी का था। और बहुत अच्छी बात यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी साहब हमारे कैंडिडेट बने। तो दो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स के बीच जगदीप धनखड़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, शायद उसके वजह से वो उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमने देखा हुआ है। देखिए डॉक्टर एएस राव हंस रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन जफर इस्लाम जी जरा जवाब दे दीजिएगा। आशुतोष कह रहे हैं क्या बुराई है उसमें, और एक तरीके से मान लिया प्रधानमंत्री ने कि जो जगदीप धनखड़ ने किया वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए वो हट गए। देखिए आशुतोष जी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई विचारधारा की लड़ाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। अक्सर कंसेंसस से डिक्लेयर हुए कैंडिडेट चुने जाते हैं, कैंडिडेचर जो भी होता है उसको चुन लिया जाता है। ऑपोजिशन के पास नंबर नहीं है तो वो हाथ बढ़ाता है मिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी हवा चल रही है कि राहुल गांधी जी हर बार में कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच रखते हैं। अब इस बात को ये सही सर ठहरा रहे हैं आशुतोष जी, तो सही वही सही है। हमें तो हमारे पास आंकड़े हैं, नंबर है, और आपने जो कहा कि भाई साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं या आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो शायद उसको कहीं ना कहीं इन्वोक करके आप उनका मन बदलने की, टीडीपी के मन बदलने की कोशिश करें। तो आपने रिस्पांस टीडीपी के प्रवक्ता के रिस्पांस भी सुन लिया। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि सुरेंद्र भाई जब कह रहे थे कि भाई आप कंसेंसस कर लो और रेड्डी साहब को सपोर्ट कर दो, तो मैं इनसे कह रहा हूँ यही कि देखिए मैं मानता हूँ इस बात को कि बिहार में आपके मुखिया जो है राहुल गांधी जी सैर सपाटा कर रहे हैं, और मुंगेर भी हो सकता है आसपास में हो, तो इसलिए मुंगेर के जो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने जो है वो हमारे मित्र जो है सुरेंद्र राजपूत जी को आने लगे। तो देखिए हसीन सपने, कोई हर्ज नहीं,
9 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसके पास आंकड़े है वो आपके सामने आशुतोष, दिख रहा है, लेकिन फिर आपको भी जवाब आपको देना चाह रहे हैं। हर चीज में लड़ाई करनी है तो करिए आप। देखिए मैं जफर साहब जो बात कह रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री के पद के लिए सर्वानुमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? सर्वानुमति अगर प्रधानमंत्री के पद पर बनेगी तो देश के अंदर कटुता भी कम होगी, पोलराइजेशन भी कम होगा, लोगों के बीच में विभाजन भी कम होगा, और साथ ही साथ लेकिन आमतौर पर आशुतोष, आपको चुनाव भी पता है कि वो जनरल इलेक्शन से आते हैं, आमतौर पर राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के अध्यक्ष, उसके लिए आम सहमति बने, इस तरीके से बात की जाती है। आपको भी पता है, कई बार इसके बारे में बातचीत हो चुकी है ताकि पार्लियामेंट चलाने में आसानी हो सके। ये भी तो आपको पता है। साहिल देखिए, अब आप चुनाव तो राष्ट्रपति का भी होता है, प्रधानमंत्री को एक देखिए, चुनाव तो राष्ट्रपति का भी होता है, चुनाव तो उपराष्ट्रपति का भी होता है। अब आप इसको डायरेक्ट इलेक्शन कह लें या इनडायरेक्ट इलेक्शन कह लें, मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर कंसेंसस बन जाए कि हम इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और उसके बाद एक ही आदमी नॉमिनेशन करे और उसी के नाम पे सहमति बन जाए। तो हम अगर देश के अंदर अगर सर्वानुमति का सिद्धांत ही लाना है, देश के अंदर तो फिर इलेक्शन क्या हुआ? इलेक्शन हो गया ना भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव होता है पार्टी प्रेसिडेंट का, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। जरा एक मिनट राहुल गांधी और देखिए, अभी जो डॉक्टर एस राव, जरा सुन लीजिए, आपके पास आता हूं मैं। अभी जो जफर साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव तो होता है ना, कंसेंसस से ही होता है ना, कायदे से तो चुनाव होना चाहिए वहां पे, कायदे से तो चुनाव होना चाहिए वहां पे, लेकिन नहीं होता। कंसेंसस से होता है तो देश का प्रधानमंत्री भी कंसेंसस चुना जा सकता है। चुनाव की डेट घोषित होगी और उसके बाद एक नाम के ऊपर चुनाव पैदा होगा। जफर इस्लाम, जल्दी से आपका जवाब, फिर सुरेंद्र राजपूत इंतजार कर रहे हैं जी। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ कोई कंसेंसस से नहीं इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के तहत ही जीत होती है। सारे जो हमारे चुने हुए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कोई चुनाव नहीं लेते हैं, मंडल के लेवल के लोग मंडल के लोग भाग लेते हैं, जिला अध्यक्ष भाग लेते हैं, और तभी किसी का चुनाव होता है। कई लोग इसकी कोशिश करते हैं। हम बीजेपी के अध्यक्ष पद की का डिबेट नहीं कर रहे हैं, अब चलिए वो मुद्दा निकाला इसके लिए, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि दो कैंडिडेट कभी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए वहां पर हमने देखे हैं। लेकिन मैं आशुतोष जी को बताना चाहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो जनता की चॉइस होती है, जनता चुन के लाती है। पार्टी अपना जो कंसेंसस कैंडिडेट पार्टी के लिए होता है वो पार्टी सामने रखती है उसका चेहरा, और जनता से फिर उसके लिए आशीर्वाद मांगती है, जनता की सहमति मांगती है, जनता से का विश्वास होता है, इसलिए पार्टी उनके बीच में जाती है। तो हमने जनता से चुन के लाना है प्रधानमंत्री को, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, जनता से चुन के नहीं आते, जनता उनको चुनती नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कंसेंसस होना चाहिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो पार्लियामेंट के अंदर में, फ्रिक्शन अभी भी कंसेंसस की बात चल रही है। सुरेंद्र राजपूत, 5 सेकंड जवाब दे दूं इनको, जफर साहब को, अगर आप इजाजत हो तो। चलिए आशुतोष बता दीजिए जल्दी से, फिर सुरेंद्र राजपूत बात करें। देखिए जफर साहब, आशुतोष कुछ 5 सेकंड में बताना चाह रहे हैं। जफर साहब जो बात कह रहे हैं वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि संसद में चुने हुए लोग अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, जनता नहीं चुनती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और उसके बाद आखिरकार जो लीडर ऑफ हाउस होता है, जनता के बीच में जाते हैं, स्थिति है, जनता के बीच में जाते हैं, चेहरा नहीं भाई, आखिरकार जनता बहुमत देती है, चेहरा लेके जाते हैं, तभी तो आदमी निकलकर प्रधानमंत्री बन सकता है। सुरेंद्र राजपूत जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी। मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कंसेंसस के नाम पर धोखाधड़ी करती है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इसका मैं उदाहरण दे दूं आपसे कि कंसेंसस होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष के पास रहेगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष के पास रहेगा। लोकसभा का अध्यक्ष तो ये लोग चुनवा लेते हैं बगैर किसी झगड़े झंझट के और एक क्या नाम सर्वानुमति से, और उपाध्यक्ष पद चुनाव को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक लोकसभा का उपाध्यक्ष पद प्रतिपक्ष को न दिया गया, न कोई उपाध्यक्ष पद पर आया है। तो ये कंसेंसस के नाम पर जो धोखाधड़ी लोकतंत्र से करते हैं उसके खिलाफ भी ये चुनाव है, और ये आपके सामने मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। नंबर 1,
नंबर 2, मैं फिर से कहता हूं कि धनखड़ जैसा राष्ट्रपति चुनोगे तो सत्ता पक्ष का भी उपराष्ट्रपति चुनोगे तो सत्ता पक्ष को भी वो धोखाधड़ी करता है, विपक्ष को भी धोखाधड़ी करता है। अब विपक्ष महाभियोग लाया, सत्ता पक्ष ने उसको हटाया, जबरदस्ती इस्तीफा लिया। अगर आपको राजनीतिक कार्यकर्ता चुनना है, सीपी राधाकृष्णन को आपको चुनना है तो चुनिए, फिर से राजनीतिक धोखाधड़ी के लिए तैयार रहें, सत्ता पक्ष भी प्रतिपक्ष भी। और अगर आपको एक कानूनविद चुनना है, एक अच्छा शख्स चुनना है जो संविधान को जानता है, तो बी सुदर्शन रेड्डी को चुनिए। तेलुगु बिड्डा है, अगर तेलुगु देशम पार्टी आज नहीं समझेगी तो तेलुगु देशम पार्टी को, तेलुगु लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जगनमोहन रेड्डी बार-बार तो जगनमोहन रेड्डी को जवाब देना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत साफ सी बात है, तेलुगु बिड्डा को अगर आप नहीं चले, आप एनडीए गठबंधन में फूट पैदा करना चाह रहे हैं, हमारे बीच में हमारे देश को खराब करना चाह रहे हैं। हम आपको एनडीए गठबंधन में तो पहले से फूट है। वक्त बिल पर आप एनडीए के साथ में हैं। वी रेस्पेक्ट आवर तेलुगु बिड्डा, हमारे तेलुगु बिड्डा का रेस्पेक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ डॉक्टर राव। सुरेंद्र राजपूत जरा एक मिनट, मैं डॉक्टर एएस राव को एक सुझाव दे देता हूँ। हमारी जिम्मेदारी देखिए, ठीक है, अभी देखिए उपाध्यक्ष चुने नहीं गए लोकसभा के भीतर। डॉक्टर राव, मैं आपको एक सुझाव दे देता हूँ। नहीं, मैं आपको एक सुझाव दे देता हूं डॉक्टर राव। देखिए, अच्छा मौका है। जिस तरीके से राज्यसभा में उपसभापति के तौर पर जनता दल यूनाइटेड से चुने गए हैं, उसी तरीके से लोकसभा में कम से कम टीडीपी के ऊपर उपाध्यक्ष के तौर पर आप मांग कर सकते हैं। मैं बस आपको सुझाव दे रहा हूं, देखिए सोच सकते हैं आप उसके बारे में। अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए लुक साउथ चल रहा है सब जगह पे। ठीक है, साउथ क्यों, तो साउथ का भी आने वाला दिन साउथ का ही है, वो 100% सबको मालूम है। साउथ राज करने वाला है पूरे दुनिया पे, सबको मालूम है। और अभी इससे पहले आशुतोष जी कह रहे थे, तो मैं 4 लाइनें बोल दूं जाते जाते सर। ठीक है साहिल जी, अभी बोलिए। आशुतोष जी बोल रहे थे क्यों ना प्रधानमंत्री जी को कंसेंसस के द्वारा इलेक्ट कर दिया गया है। क्यों तो कंसेंसस के द्वारा भाई कहते हैं ना कि थ्रू कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, प्रधानमंत्री को चुना नहीं जाता है। जरा डॉक्टर राव एक मिनट 2 लाइन सुन लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत की 2 लाइनें सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी 2 मिनट जरा एक मिनट सुन लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपकी 2 लाइनें बता दीजिए फटाफट, तुरंत प्रतिक्रिया हो जाएगी। राजू भाई, राजू भाई, पुरानी वाली बात सुनाना, नहीं सुनाना। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। रहजन चोरों को कहते हैं। कुछ इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। हैदराबाद में ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तेलुगु देशम के प्रवक्ता, जो होगा देखा जाएगा। आप आ जाओ और सुदर्शन को आप आ जाओ और बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव जिताओ। सुरेंद्र जी आ जाओ, चिंता मत करो, सरकार बदल देंगे। आपको एक शेर बोल देता हूँ। हैदराबाद में एक कहावत है, एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, मगर यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। समझ गए ना? वो मोदी जी के साथ में लोग हैं सारे। आप चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं सहमत हूँ आपसे। यहाँ मोदी जी के साथ सारे उल्लू बैठे। आप आ जाओ उधर से, आप उल्लू नहीं हो। एक बात सुनिए, क्यों बोले चलिए जरा एक मिनट, आपका ड्यूटी आप कर रहे हैं। आखिर में तो इंडिया गठबंधन में कैसा फूट कर दिया जाए आपकी कोशिश कर रहे हैं। आज साहब तो प्रैक्टिस ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर पुल्ला राव, जरा मुझे जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया जाननी है आखिर में। जरा एक मिनट, डॉक्टर पुल्ला राव कब से शांत बैठे हुए, जरा मुझे उनसे एक प्रतिक्रिया जाननी है। क्या कारण है कि इंडिया अलायंस और एनडीए अचानक दक्षिण के उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारने की कोशिश कर रही है? क्या यह सोची समझी रणनीति आपको दिखाई देती है, राजनीति दिखाई देती है डॉक्टर राव? ऐसा है, रीजनल सेंटिमेंट भी नहीं है, पॉलिटिकली जरूर है। दक्षिण से डॉक्टर पुल्ला राव बात करेंगे प्लीज। दक्षिण से बड़ा स्ट्रांग है, सारा दक्षिण का प्रभुत्व गवर्नमेंट सारा इंडिया अलायंस का है, इसलिए कैंडिडेट वहां से लाया, एक डिस्टिंग्विश्ड कैंडिडेट लाया। और दूसरे पार्टी दक्षिण में ऐसा कास्ट और रीजन और रिलीजन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए सारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टी, वो केरला का पार्टी, तमिलनाडु, सारा सब पार्टी सपोर्ट करते। और आंध्र प्रदेश वो एनडीए के अलायंस है, इसलिए वहां बैठा। और तेलंगाना भी सपोर्ट होते, कर्नाटका भी होते, तो इसलिए वो अच्छा निर्णय ले लिया दक्षिण से एक कैंडिडेट। और आपको जानते, स्पीकर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सारा
नॉर्थ इंडिया दूसरी जगह से है, साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लेकिन एक बात है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बीजेपी मिस किया था कंसेंसस के लिए। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सबसे डिस्कस करने के बाद इंडिया अलायंस एग्री किया नहीं एग्री किया अलग आखिर बात में है। 30 सेकंड लेकिन वो में effort जफर इस्लाम नहीं जी, किया। अपॉर्चुनिटी मिस्ड कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी मिस्ड, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस नहीं की, हमने तो उस अपॉर्चुनिटी को एक रियल रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसको इंडी ब्लॉक वालों ने कन्फ्रेशनल अप्रोच, जो कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है, उसको निभाते हुए राहुल गांधी का जो अप्रोच है आजकल, उसकी वजह से ये कंसेंसस नहीं हो पाया। ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, जो फ्रिक्शनलेस आम सहमति से जब अगर हम लेकर आते तो हाउस में भी जो फंक्शन जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये खास कर ऐसा नहीं चाहते कि मिस की हाउस में या अपॉर्चुनिटी ली नहीं गई, हाउस को ये सारा डिबेट अब पिछड़ चुका है, क्योंकि अब विपक्ष के तौर से भी इस चुनाव में कैंडिडेट उतर चुके हैं और इसको लेकर अब 21 तारीख को उनका पर्चा भी दाखिल किया जाएगा, नामांकन भरा जाएगा और सितंबर महीने में इस पर चुनाव भी किए जाएंगे। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि कम से कम नए उपराष्ट्रपति आने के बाद, सभापति आने के बाद जो राज्यसभा में देखा गया इससे पहले, उस तरीके की तस्वीरें कम से कम ना देखें।